नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे NSES के 80वें राउंड के तहत किए गए जामे मॉड्यूल सर्वे एजुकेशन CMSE के नताइज में एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। शहरी इलाकों में मुसलसल सरकारी स्कूलों की जानिब लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूलों का दबदबा बढ़ रहा है। शहरी इलाकों के सिर्फ 30.1% बच्चे ही सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि देही इलाकों में ये तादाद बहुत ज़्यादा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तालीम पर भी ख़ानदानों के अखराजात में इजाफा हो रहा है। उधर हिंदुस्तान में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने मरकजी हुकूमत के ऑनलाइन मिनी गेम्स पर पाबंदी लगाने वाले नए कानून को कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज किया। पहला मामला है जिसमें इस कानून को अदालत में चैलेंज। इस कानून की वजह से मकबूल ऑनलाइन गेमिंग मुकाबलों को अचानक बंद करना पड़ा और सनत के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल के बादल मंडलाने लगे। वाज़ेह हो कि हाल ही में पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग की तरवीज और ज़ाब्ता बिल 2025 को पास किया गया, जिसे सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद अब नया कानून का दर्जा मिल चुका है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के दौरान अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी फहरिस्त की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए बाज़ाब्ता तौर पर अपने एतराज़ात दर्ज कराए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को अपना डेली बुलेटिन जारी किया, जिसमें मुख्तलिफ जमातों की जानिब से सामने आए एतराज़ात और दावों की तफसील दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के आबी सतह में इजाफे ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। हाल ही में कुछ दिनों के लिए पानी की सतह कम हुई थी, लेकिन गंगा में एक बार फिर तुग़यानी है और शहर के बेशतर इलाके उससे मुतासिर नजर आ रहे हैं। हुकूमत हिंद ने कॉटन की ड्यूटी फ्री दरामद मजीद 3 महीने बढ़ा दी। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगवा सकेंगे। इससे पहले हुकूमत ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमरीकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के 20 से ज़्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुर वाक़े जेएसएस एंड मेरी कॉलेज समेत तकरीबन 20 कॉलेजों को धमकी भरी ईमेल मिलने से पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। पुलिस की टीमें आनन फानन में बम डिस्पोजल दस्ता और डॉग स्क्वाड लेकर कॉलेजों में पहुंच गई थी। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तानी बरामदात पर 50% टैरिफ नाफिज होने के बाद मुल्क में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध को मोदी हुकूमत पर शदीद हमला बोला। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में लिए गए फैसले किसानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। सदारती रेफरेंस के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। रियासती हुकूमत ने समाअत के दौरान कहा कि गवर्नर वज़ीर आला 2 तलवार की तरह जो एक म्यान में नहीं रह सकते। तमिलनाडु हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने BR अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा, जमहूरियत और पार्लिमानी हुकूमती निज़ाम के बेहतर मफाद में वज़ीर आला और उनकी कौंसिल को रियासत की बेहतरीन हुक्मरानी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। गवर्नर तो एक सहूलतकार है, मुदाखलत करने वाले नहीं। वो गुमराही या अनारकी नहीं फैला सकते। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि एक ही म्यान में 2 तलवारों का मुआयना नहीं हो सकता। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा अपने 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंची, जहां राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला बोला है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में अपोजिशन की आवाज़ दबाने और आवाम के हक़ राय दही को छीनने की साजिश की जा रही है। इधर महाराष्ट्र की ज़िला पालघर के विरा इलाके में बुध की रात गैर कानूनी 4 मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद 14 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में माँ बेटी समेत कम से कम 14 अफराद की मौत हो गई। एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो चुका है। इधर शिमाली कश्मीर की ज़िला बांडीपोरा के गिरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई के दौरान 2 आदम शनाख्त मिलिटेंट हलाक कर दिए गए, जबकि इलाके में तलाशी और मुहासरे का सिलसिला बदस्तूर जारी है ताकि किसी और मिलिटेंट की मौजूदगी को यकीनी तौर पर ख़त्म किया जा सके। अमरीकी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानी एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ और रूसी खाम तेल की खरीदारी पर इजाफी 25% जुर्माना नाफिज होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर रघुराम राजन ने इस इक़दाम को नहायत तशवीशनाक करार दिया। उनके मुताबिक सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए वेकअप कॉल यानी बेदार होने का वक्त है और इससे सबक सीखते हुए तिजारती हिकमत अमली पर असर नो गौर करना ज़रूरी है, ये कहा है। करीमनगर की MP और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदुत्व शबी के बारे में माजरत खां नहीं है और कांग्रेस की खुशामद की सियासत के खिलाफ हिंदू वोट बैंक की तामीर जारी रखेगी।
RSS کو مسلم مخالف بتایا جاتا ہے، لیکن جمعرات کو RSS سربراہ موہن بھاگوت نے ایسی بات کہی جو مسلمانوں کو بھی پسند آئے گی۔ مذہب تبدیلی اور غیر قانونی دراندازی سے متعلق سوالات پر موہن بھاگوت نے کہا کہ مذہب ذاتی پسند کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کا لالچ یا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک دراندازی روکنے کا تعلق ہے تو حکومت غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں غیر قانونی تارکین کو نوکری نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنے ہی لوگوں کو، اپنے یہاں کے مسلمانوں کو نوکریاں دینی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے 3 بچوں کو جنم دینے کا بھی مشورہ دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے شام کی راجدھانی دمشق پر زبردست فضائی حملہ کیا، ساتھ ہی اس نے زمین پر بھی اپنے درجنوں فوجی اتارے، جسے اسرائیلی فوج نے ریڈ قرار دیا۔ شام کی وزارت دفاع کا کہنا ہے حملہ دمشق کے پاس ایک علاقے میں ہوا جو پہلے شامی فوج کا بیس تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس سائٹ پر فائٹر جیٹ سے حملے کی، اس کے علاوہ درجنوں فوجیوں کو بھی زمینوں پر اتارا۔ منگل کو بھی یہاں پر حملہ ہوا تھا جس میں شام کے کئی فوجی مارے گئے تھے۔ غازہ کی سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے انکشاف کیا کہ قابض اسرائیل نے جنوب مشرقی غازہ شہر کے عزتین محلے میں صرف اگست کے آغاز سے اب تک 1,500 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ کر دیے، جن کے نتیجے میں اس محلے کے 80% سے زیادہ باشندے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ انہوں نے بتایا کہ شمالی غازہ کے جبالیہ اور جبالیہ نزلہ میں بھی صورتحال یکساں طور پر ہولناک بنی ہوئی ہے۔ غازہ میں قابض اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک پالیسی کے باعث انسانی جانوں کا ضیاع رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جمعرات کے روز مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ یہ سب اس شدید غذائی قلت کے نتیجے میں دم توڑ گئے جو قابض اسرائیل نے دانستہ طور پر غازہ کی محصور آبادی پر مسلط کر رکھی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے انکشاف کیا کہ قابض اسرائیل کی مسلسل وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71 فلسطینی شہید اور 339 مزید زخمی ہو چکے ہیں۔ قابض ظالم اسرائیل کی مسلح آبادکاروں جمعرات کے روز وسطی مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مشرق میں فلسطینی چرواہے پر حملہ کر کے اس کا پورا ریوڑ چرا لیا۔ درندوں نے چرواہے کے پاس 300 بھیڑیں اور بکریاں تھیں جنہیں صہیونی آبادکار زبردستی اٹھا کر لے گئے اور چوری کر کے لے گئے۔ یہ صہیونی لٹیرے۔ کلب برائے اسیران فلسطین نے انکشاف کیا کہ قابض اسرائیلی حکام صحافیوں کے خلاف اپنے درندہ صفت پالیسیوں میں شدت پیدا کر رہے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق قابض ظالم صہیونی اداروں کی جیلوں میں قید فلسطینی صحافیوں کی تعداد بڑھ کر 55 ہو گئی۔ ان میں سے 50 صحافیوں کو سن 2023 میں شروع ہونے والی فلسطینی نسل کشی کی جنگ کے دوران گرفتار کیا گیا، جن میں ایک خاتون صحافی بھی شامل ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے غازہ کی پٹی پر نسل کشی کی جنگ کو آج 692 روز بھی جاری رکھا۔ فضائی، زمینی بمباری، توپ خانے کی گولہ باری اور بھوک سے مرنے والے شہریوں کے خلاف اندھا دھند گولیاں برسانے کا سلسلہ امریکی سیاسی و عسکری حمایت کے سائے میں ہو رہا ہے، جبکہ عالمی برادری کی بے حسی اور مجرمانہ خاموشی اس وحشت کی گواہ بن رہی ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے آج جمعرات کو جنوبی لبنان کے علاقے المحمودیہ پر 2 حملے کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک اور حملہ الجرمق کے علاقے میں کیا گیا۔ مقامی ذرائع نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔